जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, बहनें मेरी बात खास सुने, कांग्रेस घाटी में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। मित्रों, आप चाहते हैं पीएफआई पर से बैन उठ जाए? चाहते हैं क्या? चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी कहती है पीएफआई पर बैन लगाने की जरूरत नहीं थी। वहां पर सुरक्षा की गारंटी है, वहां पे समृद्धि की गारंटी है, नो कर्फ्यू नो दंगा, और वहां पर है सब चंगा। पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, विकास की स्पीड बढ़ी है। और मैं डबल इंजन की सरकार का भी अभिनंदन करूंगा कि पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करके उसकी कमर को तोड़ने का कार्य भी कर्नाटक के अंदर हुआ है। आप सोचिए, एक और डबल इंजन की सरकार जो पीएफआई पे बैन करती है, पीएफआई को बैन करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है, उन्हें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कार्य करती है। कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश की अयोध्या, लखनऊ और इलाहाबाद तक मुसलमान उत्तर प्रदेश बोर्ड में और यूपी पीसीएस में टॉप कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और योगी के राज में मुसलमानों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि वो सब फालतू के काम छोड़कर टाइट रहें और सिर्फ तालीम, तिजारत और तरबियत पर काम करें। बाकी लोगों को शोभा यात्रा निकालने दें, तलवारें लहराने दें। मुसलमानों को नरेंद्र मोदी और योगी जी को ये मौका देने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये तबस्सुम शेख है। इसने कर्नाटक में उडुपी के कॉलेज में हिजाब बैन को लेकर विद्रोह किया था और इसी हिजाब के चलते उसे क्लास से बाहर कर दिया गया था। यही तबस्सुम शेख अब इंटरमीडिएट में 98.3% हासिल करके कर्नाटक की टॉपर बन गई हैं। दूसरी तरफ अयोध्या उत्तर प्रदेश की रहने वाली मिस्कत नूर ने उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल के एग्जाम में 97.83% लाकर उत्तर प्रदेश में सेकंड टॉपर बन गई हैं। कर्नाटक में जब भगवा गमछाधारियों ने हिजाब के खिलाफ हंगामा किया था और जब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन ट्रबल मेकर्स के सामने बैकफुट पर आ गया था, तब तबस्सुम जैसी तमाम लड़कियों के सामने हिजाब के साथ पढ़ाई जारी रखने की चुनौती आ खड़ी हुई थी। पढ़ाई के लिए तबस्सुम शेख ने हिकमत अमली से काम लिया। उसने हिजाब के ऊपर एजुकेशन को नहीं चुना, बल्कि हिजाब के साथ ही एजुकेशन को चुना। तबस्सुम ने जो इंटरव्यू दिया है, उन सभी इंटरव्यूज में भी वो हिजाब पहने हुए हैं। वो घर से कॉलेज हिजाब में जाती थी और कॉलेज में मजबूरी में हिजाब उतारती थी। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब बैन को लेकर खूब हंगामा हुआ था। मुस्लिम स्टूडेंट्स पर इसका जाहिर सी बात है साइकोलॉजिकल असर भी पड़ा होगा। इसके बावजूद भी अगर लड़कियां टॉप कर रही हैं तो ये मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन की नई क्रांति है। इन लड़कियों को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचने से अब कोई नहीं रोक सकता है। वहीं बात अगर कर्नाटक में चल रहे सियासी तमाशे की करें तो कर्नाटक चुनाव में 40% यानी 40% मेन पंच साबित हो रहा है। एजुकेशन कैंपेन में जब भी कोई 40% यानी 40% बोल रहा है, जनता उस पर जबरदस्त रिएक्शन दे रही है। तो आपको बता दूं कि ये 40% आखिर है क्या।
दरअसल कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर बीजेपी सरकार के मंत्री ईश्वरप्पा पर इल्जाम लगाया है कि ईश्वरप्पा ठेकेदारों से 40% कमीशन वसूलते हैं। यही नहीं, बीजेपी का एक कार्यकर्ता 40 साल के संतोष पाटिल हैं, जो हिंदू वाहिनी ग्रुप के राष्ट्रीय सचिव भी थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी कि ईश्वरप्पा उनको पिछले 1 साल में कर्नाटक में मिले सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के बदले 40% कमीशन के लिए परेशान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को खत लिखकर संतोष पाटिल ने खुदकुशी कर ली और खुदकुशी की वजह ईश्वरप्पा को बताया। एक वीडियो वायरल है, उसमें देश के प्रधानमंत्री उसी ईश्वरप्पा को फोन करके उन्हें बधाई दे रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। इसी को कहते हैं करप्शन के खिलाफ जंग। दूसरी तरफ अमित शाह, जो देश के होम मिनिस्टर हैं, मतलब वो देश के हर एक नागरिक के होम मिनिस्टर हैं, वो तेलंगाना से लेकर कर्नाटक तक मुस्लिम विरोधी कम्युनल भाषण देते जा रहे हैं। खैर, मुस्लिम विरोध से याद आया तारिक फतेह। तो दोस्तों, भारत में जहां तारिक फतेह को गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए था, वहां सिर्फ इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के चलते वो राइट विंगर्स यानी दक्षिणपंथी ग्रुप्स का हीरो बन गया। संघ से लेकर तमाम भगवा ब्रिगेड उनकी मौत पर दुख में डूबे ही जा रहे हैं। जबकि तारिक फतेह ने 2011 और 12 में कहा था कि भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सोचिए, मुस्लिम विरोध तमाशे में ये कैसे कुछ भी कबूल कर लेते हैं। खैर, अहम बात यह है कि पाकिस्तानी मूल के तारिक फतेह का इंतकाल हो चुका है और खबर यह भी है कि उनकी मौत 3 दिन पहले ही हो गई थी। सोशल मीडिया पर उनकी खबर बहुत तेजी से वायरल भी हुई थी, मगर यह खबर इसलिए 3 दिनों तक उनके परिवार वालों ने छिपाई क्योंकि कनाडा के ओंटारियो में कोई भी मुस्लिम कब्रिस्तान तारिक फतेह को दफनाने के लिए जगह देने को तैयार नहीं था। सवाल यह है कि जिंदगी भर इस्लाम और मौलानाओं को कोसते कोसते मौत तक पहुंचे तारिक फतेह का फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार इस्लामिक तौर तरीकों और मुस्लिम कब्रिस्तान में उनके घर वाले आखिर क्यों करना चाहते हैं? दरअसल दोस्तों, तारिक फतेह जैसे लोग इस्लाम विरोधी प्रोपेगेंडा के टूल किट होते हैं और भारत में बहते इस्लामोफोबिया में इन्होंने टीवी शो करके खूब मलाई खाई। दरअसल ऐसे लोग बचपन से इस्लाम और कुरान की जो भी जानकारी रखते हैं, उसको मिसकोट यानी गलत ट्रांसलेशन या गलत रेफरेंस के साथ पेश करके उन लोगों को खुश करते हैं जिन्हें इस्लाम और मुसलमानों से नफरत है। ऐसे लोगों को ही मुनाफिक कहा जाता है। तारिक फतेह कराची, पाकिस्तान के रहने वाले थे। देश के बंटवारे के पहले उनका परिवार मुंबई में रहता था। बंटवारे के वक्त उनका परिवार पाकिस्तान चला गया। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री से बैचलर किया और फिर कुछ वक्त बाद उनकी दिलचस्पी पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म में हो गई और वो जर्नलिस्ट यानी पत्रकार बन गए। 70 के दशक में पाकिस्तान के एक अखबार में रिपोर्टर थे। बाद में पाकिस्तानी टीवी चैनल में खोजी पत्रकारिता के तौर पर उन्होंने नौकरी करी। पाकिस्तान छोड़ने से पहले वो सऊदी अरब में रहने लगे तो उन्हें वहां से निकाल दिया गया। इसके बाद वो कनाडा में रहने लगे। ट्विन टावर 9/11 के बाद वो कनाडा में बैठकर इस्लाम विरोधी प्रोपेगेंडा के मेन हथियार बन गए और वहां टीवी शो पर इस्लाम को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से एक्सप्लेन करने लगे। इस्लाम विरोधी लोग उनकी बातों को सच मानने लगे और इसकी वजह थी उनका उर्दू नाम। जॉर्ज बुश सेकंड के बाद धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्रीज में इस्लामोफोबिया खत्म होने लगा तो उन्हें नए भारत में काम मिल गया। 2014 के आसपास भारत में उन्हें बीजेपी सांसद सुभाष चंद्र के जी न्यूज पर लॉन्च किया गया, जिस पर फतेह का फतवा के नाम से पूरा एक शो दिखाया जाता था। टीवी वाले 5000 मौलाना उनके शो में एग्रेशन के साथ बदतमीजी करते और वो देश को बताते कि यही इस्लाम है। बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा उनका फेमस सेंटेंस था, जिसे बोलकर वो 5000 मौलानाओं को एजिटेट करते हुए गुस्से में लाते थे।
खैर, उनकी मौत हुई, उनके साथ इस्लाम विरोधी एजेंडा चलाने वालों के साथ मेरी सिंपैथी है। लेकिन सवाल यही है कि हर बात में अपना मत रखने वाले तारिक फतेह ने क्या इस्लामिक तौर तरीके से अपने अंतिम संस्कार की ख्वाहिश जाहिर करी थी? खैर, ओंटारियो के लोगों को उन्हें कब्रिस्तान में जगह देनी चाहिए, क्योंकि कब्र में ही किसी की जिंदगी के अच्छे बुरे अमाल का पहला हिसाब होता है। दोस्तों, जैसे रोहित सरदाना और रिपब्लिक भारत वाले एंकर कोई शर्मा की बेवक्त मौत से गोदी मीडिया में ना फेक न्यूज खत्म हुई, ना हिंदू मुसलमान के नाम पर इंसानों को तीतर बनाकर लड़ाना खत्म हुआ। दोनों चैनलों के मालिक ने फौरन नए तीतरबाज ढूंढ लिए। उनके व्यूवर्स ने भी उन्हें भुलाकर नए तीतरबाजों के लिए लड़ना शुरू कर दिया। तो कभी भारत के टुकड़े करने की ख्वाहिश रखने वाले तारिक फतेह तो पूरी जिंदगी जी कर गया है। अब आरएसएस और उनके पंटरों को ही उसे श्रद्धांजलि देने दें। आप बद्दुआ भी देंगे तो भी उन्हीं के काम आएगी। उन्हें नया तारिक फतेह ढूंढने में आसानी होगी। वैसे आरएसएस के सरकारवा दत्तात्रेय होसबाले ने एक बयान जारी किया है। आरएसएस ने इस बयान को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया है, जिसमें लिखा है कि श्री तारिक फतेह जाने माने थिंकर, राइटर और कमेंट्रेटर थे। मीडिया और लिटरेचर की दुनिया में उनके अहम कंट्रीब्यूशन को हमेशा याद रखा जाएगा। वो जिंदगी भर अपने उसूलों और बिलीफ्स के तरफ कमिटेड रहे और उनकी हिम्मत और बिलीफ्स के लिए उनकी रेस्पेक्ट करी जाएगी। बयान में आगे कहा गया है, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ है जो उन्हें बहुत याद करेंगे। मैं उनके डेथ पर गहरा दुख जाहिर करता हूं और उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।